Hello students. Yesterday we had started with the first chapter in democratic politics, that is power sharing, and we had seen what was the situation in Belgium and Sri Lanka. And in this class we will be seeing ये दोनों democratic countries में जो power sharing का demand हुआ है उसको कैसे tackle किया गया. So first is majoritarianism in Sri Lanka. Now in the glossary they have given the definition of majoritarianism. उसका मतलब क्या होता है? Majoritarianism का ये मानना हुआ कि किसी भी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? रूल करना चाहिए. जैसा वो चाहें वो रूल कर सकते हैं, और इसके दौरान माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो इच्छाएं हैं या उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रहा है या नहीं उसको नहीं देखा जाता है. यानी कि यू कैन ऑल्सो अप्रोच द माइनॉरिटी कम्युनिटी. नाउ श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. तो इंडिपेंडेंस के बाद जब सरकार फॉर्म हुआ तो सिंहला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे दे वर एबल टू डोमिनेट द गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज दे वर इन अ मेजॉरिटी. हम लोग देखें 74% ऑफ द पॉपुलेशन इट बिलोंग्स टू द सिंहला कम्युनिटी. और जब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, दे अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज. मतलब मेजॉरिटेरियन नीतियां उन्होंने अपनाया. उन्होंने बहुत सारी ऐसे नीतियां और एक्ट्स अपनाए या कानून बनाया जो किसके फेवर में है? सिंहलीज कम्युनिटी के फेवर में है. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज पॉलिसीज एंड एक्ट्स. द फर्स्ट इज इन 1956 दे पास्ड एन एक्ट. ठीक है, पहला कानून बनाया गया कि सिंहला जो है वही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका. तमिल नहीं, सिर्फ सिंहला ही वहाँ का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. उसके बाद देखिएगा सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जिसके अंतर्गत जो सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी के लिए आसानी से एक्सेप्ट किया जाता था. यानी कि दे यूज टू गेट सीट्स वेरी इजीली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. और गवर्नमेंट जॉब्स में भी उन्हीं को क्या किया जाता था? प्रेफर किया जाता था. सो वेदर इट इज एजुकेशन और वेदर इट इज एम्प्लॉयमेंट, हु वर प्रेफर्ड? सिंहला पीपल वर प्रेफर्ड रादर देन द तमिल पीपल. नेक्स्ट दे फॉर्मुलेटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एक संविधान नया बनाया गया और उसके अंतर्गत ये क्लियरली मेंशन किया गया कि सरकार जो है बुद्धिज्म क्या है? इट इज अ रिलीजन दैट इज प्रैक्टिस्ड बाय द सिंहला कम्युनिटी पीपल. बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा और बुद्धिज्म को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा. लेकिन जो तमिल पीपल हैं, हमने पढ़ा था, वो लोग मेनली क्या प्रैक्टिस करते हैं? दे आर ईदर हिंदूज और दे आर मुस्लिम्स. तो ये सरकार की जितनी भी नीतियां थी या कानून बन रहे थे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको क्या किया जा रहा है? आइसोलेट किया जा रहा है. और सब कुछ किसके पक्ष में किया जा रहा है? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके पक्ष में किया जा रहा है. So the Sri Lankan Tamils, they felt alienated in their own country. उनको ऐसा लगा कि जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके लीडर्स सिंहला बुद्धिस्ट हैं वो तमिल लोगों का जो लैंग्वेज है या उनका जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है. उनको लगा कि जो संविधान है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो क्या करता है? इट डिनाइज दम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकली उनको ना ही इक्वल राइट दिया जाता है और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब है या एजुकेशन है उसमें उन लोग को क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. यानी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जा रहा है. असल रिजल्ट इसके कारण क्या होने लगा? रिलेशन बिटवीन द सिंहला कम्युनिटी पीपल एंड द तमिल कम्युनिटी पीपल इट स्टार्टेड स्ट्रेनिंग ओवर टाइम. दोनों के बीच में क्या होने लगा? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा. तो धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल जो हैं वो क्या करने लगे? अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने लगे. एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस थिंग्स. ठीक है, वो लोग अपना आंदोलन शुरू करने लगे. किसके लिए? उनके मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे? फर्स्ट वॉज टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. जैसे सिंहला ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी तरह तमिल भी क्या होना चाहिए? एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए. उनका दूसरा डिमांड था रीजनल ऑटोनॉमी. व्हाट इज रीजनल ऑटोनॉमी?
अगर हम इंडिया में भी लेते हैं, इंडिया को भी लेते हैं, इंडिया में मेनली यू हैव टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर वन इज योर स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल लेवल पे गवर्न करता है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इट मेनली एडमिनिस्टर्स द एंटायर कंट्री. और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करता है, रीजनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है. सेम थिंग वाज देयर इन श्रीलंका ऑल्सो. श्रीलंका में भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट था और रीजनल लेवल पे यू हैड रीजनल गवर्नमेंट. लेकिन ये रीजनल सरकार के पास कोई भी पावर नहीं था. इवन दो दे वर रीजनल गवर्नमेंट, दे हैड नो पावर्स एट ऑल. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वही उनको सुनना पड़ता था. यहाँ पे मैप में देखिए, वी हैव सीन कि जो तमिल हैं, where they are especially situated, they are especially settled in the north and the eastern part of Sri Lanka. तो इस रीजन में मान लीजिए जो भी रीजनल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो कहाँ का होगा, वो तमिल लोगों का पॉलिटिकल पार्टी होगा. लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने के बावजूद भी तमिल लीडर्स अपना सरकार बनाने के बावजूद भी रीजनल लेवल पे उनके हाथ में कोई पावर नहीं था. सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग रीजनल ऑटोनॉमी, यानी कि कुछ पावर्स रीजन को भी दिया जाए ताकि वो अपने तरीके से काम कर सकें. एंड द थर्ड वाज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी कि एजुकेशन में और नौकरी दोनों में दोनों कम्युनिटी के लोगों को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए. लेकिन इनका ये जो डिमांड था कि हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, जहाँ पे स्पेशली तमिल लोग हैं, उसको बार बार क्या किया गया, डिनाई किया. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विच वॉज डोमिनेटेड बाय द सिंहला कम्युनिटी लीडर्स, दे डिनाइड इट अगेन एंड अगेन. सो बाय 1980 और भी बहुत सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुआ एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि ये जो तमिल रीजन है इसको क्या कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए. डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्पेशली इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. तो ये दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया एंड फाइनली इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. सो जब कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस बढ़ जाता है, नाउ दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. ठीक है, और इस सिविल वॉर के दौरान, ये सिविल वॉर का डेफिनेशन आपको ग्लोसरी में भी दिया हुआ, यू कैन सी दैट इस सिविल वॉर के दौरान थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड डाइड. दोनों कम्युनिटी की तरफ से हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे परिवार हैं उनको देश छोड़ना पड़ा, दे बिकेम रेफ्यूजीज एंड मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, यानी कि कमाने का जरिया, जीने का जरिया उन्होंने खो दिया था. नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स इन especially the first chapter in class 10, we will see that Sri Lanka has an excellent record of economic development, education and health. यानी कि ये तीनों सेक्टर में श्रीलंका क्या है, काफ़ी आगे है. लेकिन देखिए जब ऐसा एक सिविल वॉर होता है तो इससे क्या होता है, ये जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी में हो या एजुकेशन में हो या हेल्थ में, वो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है. It causes a terrible setback on the social and cultural and economic front. Finally, ये जो civil war हुआ, ये कब खत्म हुआ? It ended in the year 2009. Next, we will see accommodation in Belgium. Accommodation यानी कि मतलब सभी कल्चर के लोगों को या सभी एथनिक ग्रुप के लोगों को कैसे बेल्जियम की सरकार ने अकोमोडेट किया, यानी कि उसको कैसे अपनाया गया. नाउ बेल्जियम में जो लीडर्स थे, दे टुक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल, उन्होंने रिकग्नाइज किया कि रीजनल लेवल पे जो डिफरेंस है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, उसको उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया. दे एक्चुअली एक्सेप्टेड इट, उसको स्वीकार किया गया. एंड बिटवीन 1970 और 1993 में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस लाया गया. क्यों? सो दैट दे कुड अकोमोडेट दीज पीपल, और इनके जो कल्चर है, इनका जो लैंग्वेजेस है, इसको भी क्या किया जाए, इसको भी मान्यता दिया जाए, इसको भी रेस्पेक्ट किया जाए. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम. नाउ बेल्जियम, इट हैज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, इट हैज टू एडमिनिस्टर द एंटायर कंट्री. इट हैज़ अ सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हमने देखा कि अलग अलग प्रोविंस है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, और जो कैपिटल रीजन है यानी कि ब्रसेल्स है, उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट है. उसके लिए क्या है, एक अलग गवर्नमेंट है. सो इन द बेल्जियम मॉडल, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें
जो मिनिस्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसमें हाफ ऑफ द 50% विल बी डच स्पीकिंग एंड 50% विल बी फ्रेंच स्पीकिंग, यानी कि दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। और जो भी मेजर डिसीजंस लिया जाएगा जिसके दौरान पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया जा सके, ऐसे कानून बनाने के लिए यू नीड द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक मीन्स ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनका मेजॉरिटी वोट भी चाहिए, उसी तरह जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनका मेजॉरिटी वोट भी चाहिए, तभी आप ऐसे कानून को पास कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी। जो रीजनल गवर्नमेंट है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, उनका पावर अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग है। और उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रसल्स रीजन है उसका क्या है? एक सेपरेट गवर्नमेंट है, उसका क्या है? एक सेपरेट गवर्नमेंट है। और वहां पे भी देखिएगा दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि the French also represent 50% of the ministers and the Dutch also represent 50% of the ministers। तो ये कैसे हुआ? Why? Because हमने देखा कि जो बेल्जियम है उसमें मेजॉरिटी कौन है? ओवरऑल मेजॉरिटी कौन है? डच लोग हैं। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया, मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने 50% मिनिस्ट्री सीट किसको दिया? फ्रेंच लोगों को दिया। उसी तरह ब्रसल्स में मेजॉरिटी कौन है? दे आर बेसिकली फ्रेंच पीपल। तो उन्होंने क्या किया? ब्रसल्स में भी सेम, इन ऑर्डर टू रेसिप्रोकेट दैट उन्होंने एक्सेप्ट किया, भले ही डच लोग 20% हैं, उनको कितना दिया गया? 50%, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, और ये जो ब्रसल्स में अपना अलग गवर्नमेंट है, इसके अलावा क्या है? देयर इज अनदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज इलेक्टेड ओनली बाय द पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो सिर्फ जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे? जर्मन कम्युनिटी का गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। उसी तरह फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। द सेम वे डच पीपल विल डू दैट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसका मेन काम क्या है? जो कल्चरल हो गया, एजुकेशनल हो गया और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जितना भी है, उस रिलेटेड इश्यूज का जो प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व करेंगे। सो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो है दैट विल बी सॉल्व्ड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट। So when you see this, you will feel that कि जो बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली जो लोग बेल्जियम में रहते हैं उनको भी लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल ये जो मॉडल है ये काफ़ी इनोवेटिव है। और इस मॉडल के चलते जो सिविल स्ट्राइफ हो सकता था या जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था उसको क्या किया गया है? रोका गया है। अगर ऐसा एक इनोवेटिव सेटअप नहीं किया जाता, व्हाट वुड हैपन? बेल्जियम कुड हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट दिस हैज नॉट हैपन। तो देखिएगा लेटर ऑन जब यूरोप में यूरोपियन यूनियन बना, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं, उनका जब यूनियन बना तो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रखा गया? इट वाज केप्ट इन ब्रसल्स। तो हमने दो कहानियां देखी, वन वाज द स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम एंड द अदर वन वाज द स्टोरी फ्रॉम श्रीलंका। बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज और दोनों देशों में पावर शेयरिंग का डिमांड हुआ, बट बोथ द कंट्रीज हैंडल्ड इट वेरी डिफरेंटली। हैंडलिंग करने का तरीका क्या हुआ? अलग रहा। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात को समझा कि अगर देश में यूनिटी कायम रखना है, इफ़ यू नीड टू मेंटेन द यूनिटी इन द कंट्री, यू नीड टू रेस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी ही क्यों ना हो। जो लोग हैं और उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उसे हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके कारण बेल्जियम वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द conflict and the Belgian model has been quite successful. श्रीलंका में देखिएगा इट इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। श्रीलंका में क्या हुआ? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं दे ट्राइड टू डोमिनेट ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया, एंड व्हाट हैपेंड वाज इट अंडरमाइंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री।
So in this class, we had seen how both the countries handle their situations, and we had seen कि उसका outcome क्या रहा. Sri Lanka tried a majoritarianism policy, whereas Belgium tried to accommodate every community. So we have seen which country has been successful. Belgium has been successful, whereas Sri Lanka, it led to a civil war, और जिसके कारण उसका जितना भी development था, that had to take a setback in the future. So if there are any doubts, you can post it in the comment section below. Okay, so in the next class, we'll be seeing why power sharing is desirable. So if you have any queries, you can put it in the comments, and as soon as I find time, I will try to reply to those questions. Thank you very much.